हेलो दोस्तों, आज हम अपभ्रंश साहित्य का भाग 2 पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने इसका भाग 1 नहीं देखा है वो आदिकाल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आदिकाल मिलेगा और उसी के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य दिया गया है। तो आइए हम भाग 2 पर चर्चा करते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। यहाँ पर हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि मुख्यतः 12 रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य में स्थान दिया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। और वीर गाथा काल किसके आधार पर दिया, वही ये 12 ग्रंथ हैं। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। तो इसमें हम 12 जो रचनाएं हैं, इसमें 4 आते हैं आपकी अपभ्रंश की रचना और बाकी 8 आते हैं आपके देश भाषा काव्य की रचना। हम यहाँ पर आपको रचनाएं प्लस जो है उनके रचनाकार, इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम अपभ्रंश की रचनाएं इनकी जो 4 हैं उसको देख लेते हैं। विजय पाल रासो जो कि नल सिंह द्वारा कृत है, और हमीर रासो जो कि शारंगधर कृत है, कीर्ति लता जो कि विद्यापति द्वारा रचित है। इसमें कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता का चित्रण किया गया है, और कीर्ति पताका जो कि ये भी विद्यापति का है, जिसमें शिव सिंह करके कोई राजा थे, उनके बारे में चर्चा है। आगे आते हैं हम तो देश भाषा काव्य की रचनाएं। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई कृत एक ग्रंथ है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शायद इसे पहला हिंदी का काव्य माना है। अच्छा सॉरी, चंद्रवरदाई को पहला कवि माना है। हाँ, और पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पहला महाकाव्य माना जाता है। और दूसरा आता है इसमें जयचंद्र प्रकाश जो कि भट्ट केदार द्वारा रचित है। और तीसरा आता है खुमान रासो जो कि दलपति विजय, विशल देव रासो नरपति नाल, और जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि द्वारा रचित है। परमाल रासो जिसे एक अन्य नाम से जाना जाता है आलाखंड, तो आलाखंड को ही परमाल रासो कहा जाता है, ये जगनिक द्वारा रचित है। और उसके बाद आता है खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसके बाद विद्यापति पदावली आती है। तो इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल दिया नाम, मतलब वीर गाथा काल नाम दिया। आगे का पॉइंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। और उसमें से और देखते हैं, जैसे हेमचंद कौन थे, तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में ये रहते थे। हेमचंद का ही व्याकरण है एक सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, या फिर सिंगल पूछ लिया जाता है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है, तो हेमचंद की है। ये इनका व्याकरण काव्य है, जिसे सिद्ध हेम नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन को सिद्ध हेम नाम से भी जाना जाता है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। तो हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम देखा जाए तो कुमारपाल चरित है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदानुशासन है, देशी नाम माला कोश है। आगे अगर हेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो हेमचंद्र
सिद्ध हेम शब्दानुशासन, उसके बाद कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, कुमारपाल चरित बहुत पूछा जाता है, योग शास्त्र भी पूछा गया है, प्राकृत व्याकरण ये भी पूछा गया है, छंदानुशासन। यहाँ प्राकृत व्याकरण और प्राकृत पैगलम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्राकृत व्याकरण किसकी रचना है, तो हेमचंद की है। और प्राकृत पैगलम अगर देखी जाए तो ये शारंगधर की संकलित ग्रंथ है, उनके द्वारा संकलित किया गया है, लिखा नहीं गया है, संकलित, उसमें कई कवियों के रचनाओं को संकलित किया गया है। तो यहाँ पर व्याकरण से हम प्राकृत पैगलम से कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो हेमचंद्र का फिर से एक बार उनकी रचनाओं को दोहरा लेते हैं। तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो कि मुख्य है, ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का इसमें समावेश है। कुमारपाल चरित है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदानुशासन है, देशी नाम माला कोश है, ये इनकी रचनाएं हो गई। दूसरा, हेमचंद को कुछ उपनाम भी दिया जाता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों में हेमचंद ने भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। पूछा जाए कि भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की रचना किसने की है, तो हेमचंद्र ने की है। या फिर हेमचंद्र ने भट्टी के समान किसकी रचना की है, तो द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। सोम प्रभु सूर्य ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में, यानी चंपू काव्य बोल सकते हैं, जहाँ पे गद्य पद्य दोनों मिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, चंपू काव्य। तो ऐसे में गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो पद्य होगा वो मे भी प्राकृत में होगा और गद्य वाला संस्कृत में होगा, ठीक। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है, तो सोम प्रभु सूर्य की है। सोम प्रभु सूर्य, कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक। और सोम प्रभु सूर्य कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक। और ये गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। पहली बात, सोम प्रभु सूर्य कौन थे, तो गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। जैनाचार्य मेरुतुंग हैं, इन्होंने भी संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की है। प्रबंध चिंतामणि को हमको हाईलाइट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। किसकी है, तो मेरुतुंग की है, ठीक है। इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दे रहे हैं क्योंकि अधिकतर रचनाओं को सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखा जाता है। ओके, हम आपके सामने ये जो करेक्शन करते हैं, आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके पंक्चुएशन को काफी सुदृढ़ करेगा, ठीक है। और तो प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना ये संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में, प्रबंध चिंतामणि किस लैंग्वेज में है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। तो राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए कुछ दोहा है। और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, संस्कृत भाषा में है। ये दो चीज हो गया। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए इसे अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। आ जाएगा कि दूहा विद्या किसको कहा जाता है, तो प्रबंध चिंतामणि को, ठीक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए। और दूसरी बात क्या है कि अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता। यहाँ दूहा का मतलब दोहा होगा क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था ना, जहाँ गाथा और गाहा से प्राकृत का बोध होता था, दूहा और दोहा से किसका, अपभ्रंश का बोध होता है। तो हाँ, इस अपभ्रंश को ही दूहा विद्या, सही कहा हमने। लक्ष्मीधर ने
14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। हमने क्या कहा था कि प्राकृत पैगलम जो है एक संग्रह है, काव्यों का संग्रह है, और संग्रह या संकलन दोनों कह सकते हैं। तो संग्रह, संग्रह इसको संग्रहित किसने किया है? तो लक्ष्मीधर ने किया है। किसने किया है? लक्ष्मीधर ने। ओके। और इसमें कौन कौन है, कौन किन किन कवियों के किन किन कवियों के ग्रंथों को रचित इसमें संकलित किया गया या संग्रहित किया गया है? तो विद्याधर हो गए, शारंगधर हो गए, जज्जल और बब्बर। जज्जल, बब्बर, शारंगधर और विद्याधर, ये 4 कवि इसमें दिया हुआ है, और आदि दिया है, तो मतलब कुछ और भी कवि रहे होंगे। प्राकृत पैगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। अब यहाँ प्राकृत पैगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना हुई। प्राकृत पैगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। आ जाए अगर क्वेश्चन कि प्राकृत पिंगल सूत्र किसे कहा जाता है, 2-4 रचनाएं दे दी जाएंगी, एक उसमें प्राकृत पैगलम भी रखा रहेगा, तो किसे कहा जाएगा? प्राकृत पैगलम को कहा जाएगा। ओके। प्राकृत पैगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। शारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। शारंगधर ने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। यानी शारंगधर पद्धति के नाम से किसने सुभाषित संग्रह बनाया? तो शारंगधर ने। शारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी शारंगधर पद्धति में है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की है, जिसका रचनाकार शारंगधर को बताया है। तो यहाँ हम्मीर रासो की कौन रचनाकार है? शारंगधर है। और इसके मतलब इसके अस्तित्व की कल्पना किसने की है? तो आचार्य शुक्ल ने की है। ठीक। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को, सॉरी यहाँ काव्य हो गया, तभी थोड़ा सा सफल इसकी अजीब सी लग रही थी सॉरी। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। मतलब देखा जाए तो प्राकृत पैगलम के रचयिता शारंगधर को आचार्य शुक्ल करते हैं, और जज्जल नामक किसी कवि को राहुल सांकृत्यायन घोषित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो यहाँ पे उसका पात्र ना कह के सीधा उसका विशेषण के रूप में प्रयुक्त बता देते हैं। शारंगधर कवि हुए थे, यानी ये भी शारंगधर थे, जो कि चंद के औलाद के रूप में हुए थे। इन्होंने हम्मीर गैरा या हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। शारंगधर कृत शारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा है, एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। यानी शारंगधर पद्धति क्या है? तो एक प्रकार का पद्य कोश है। क्या है? एक प्रकार का ये पद्य कोश है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। सॉरी यार, हाँ, संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। और डॉक्टर बच्चन भी अनुमान लगाते हैं कि शारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। यानी कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता शारंगधर को किसने माना है? तो बच्चन सिंह ने। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आप लोगों को हमारे इस वीडियो में, अगर आप हमारा ये वीडियो आप देखते होंगे और लोगों का भी अगर आप वीडियो देखते होंगे, तो मुझे लगता है आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हमने जो यहाँ मैटर दिया हुआ है, जो हमारा कंटेंट है, वो बहुत ही ठोस है और एग्ज़ाम के पैटर्न के काफ़ी अनुकूल और उसके काफ़ी करीब है। यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें नई लग रही होंगी, हो सकता है जो पढ़ा हो, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अगर जिसने साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, या विश्वनाथ त्रिपाठी जी का पढ़ा होगा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ा होगा, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें रिपीट लग रहा होगा। मतलब
ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपका रिवीजन हो रहा हो, क्योंकि ये मैटर्स वहीं से लिए गए हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उन बुकों को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे इस कंटेंट से काम चला सकते हैं। और मेरा आपसे कमिटमेंट है कि मैं हिंदी का पूरा, धीरे धीरे ही सही, बट कुछ नहीं तो, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन के ही दौर में हूँ, तो जहाँ तक है मैं खुद से, मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं सेल्फ स्टडी करके मैटर को एक जगह एकीकृत कर रही हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके पास कोचिंग के लिए पेड करने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर बाहर जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए मैंने ये एक विकल्प मुहैया कराया है कि ताकि उन लोगों का भी प्रिपरेशन हो सके। तो हमने इन सारी बुकों से पढ़ के मैटर इकट्ठा किया हुआ है। हालांकि मैंने इसके पहले हिंदी की कोचिंग भी की है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अंसारी सर थे। सॉरी, थे नहीं, हैं, मतलब अभी भी हैं। तो उनके यहाँ मैंने कोचिंग किया था। और देन हम यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चले गए थे, बट क्या हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मुझे। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, पहले हम कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बैकअप में मेरा बीएड था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है पहले। और वैसे भी 2021 में काफ़ी सारी बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, तो हमने सोचा चलो इसमें हम भी पार्ट ले लेते हैं, ताकि मेरा भी कहीं सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद फिर अपना यूपीएससी को देखेंगे। और हालांकि वो तो मेरा सपना है, तो उसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरा इसके पहले यूपीएससी में जाने से पहले ही मैंने जब बीएड कर रखा था, उसके बाद पीजी करने के दौरान ही मैंने टेट सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया, जिसमें टेट में मेरा अपर और ये जूनियर और प्राइमरी दोनों का हुआ है। टेट का भी जूनियर और प्राइमरी दोनों क्वालिफाई किया है मैंने। और देन मैं काफ़ी टाइम तक अन अकेडमी पे एक लोकेश पांडे सर रहे हैं, तो मैंने उनके साथ कंटेंट राइटिंग का भी काम किया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट रहते थे। सारे सब्जेक्ट्स का मैंने किया था कंटेंट राइटिंग का काम। और उसके बाद फिर अ, ये सारी हमारे क्वालिफिकेशंस हैं। तो हालांकि आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा नेट जेआरएफ वगैरह नहीं क्वालिफाई हुआ है तो शायद मैं आपका वो नहीं, आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगी, ऐसा मत सोचिएगा। मुझे काफ़ी अनुभव है चीज़ों को पढ़ के उसे समझने का, और उसमें से काम की चीज़ को निकालने का। स्पेशली मैंने यहाँ पे जो पढ़ने का जो तरीका निकाला है, ये एक तो मैंने सबसे वहाँ अंसारी सर के यहाँ मैंने कोचिंग भी कर रखा है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से देखा। और हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गई, मेरा सुपर टेट में 69,000 में भी क्वालिफाई हो गया है, बट थोड़ा सा अ, कुछ पॉइंट की वजह से थोड़ा शायद सेकंड राउंड में मेरा नाम आ जाए, तो आई होप आ जाए, तो शायद फिर मैं इधर से बैक करके मैं जीएस पे फिर चली जाऊंगी अपने यूपीएससी में। बट जब तक नहीं हो जा रहा है कहीं, तब तक तो मैं इसी में रहूँगी। और हालांकि मैं अपना यहाँ ये सब शेयर करने का बस एक ही मकसद था कि मैं आपको अपने बारे में बता सकूं, और आपको कम से कम इतना नॉलेज हो सके कि मेरा क्या बैकग्राउंड है। बस इसीलिए मैंने आपको बताया। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले, क्योंकि ये फ्री का है, इसमें कोई पेड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके।